नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी कभी आपको लगता नहीं है कि ये भारत अब एक आज़ाद देश नहीं रहा? कभी कभी आपको लगता नहीं है कि 2014 के बाद, कहने को तो लोग कहते हैं कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, आज़ादी 2014 में मिली है, लेकिन ज़मीन पे जो दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये नहीं लगता आपको कि 2014 के बाद भारत फिर से गुलाम हो गया है? क्या भारत 2014 के बाद फिर से गुलाम हो गया है? क्या हम अपनी आज़ादी खो चुके हैं? क्या हम अपनी आवाज़ खो चुके हैं? क्या हम अपनी हैसियत खो चुके हैं? आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। हालांकि ये हम लगातार कई वीडियोस में समझते आ रहे हैं, सरकार का रवैया देख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि ये हमने जो सरकार चुनी है, ये जो 56 इंची की बात करती है, लाख की बात करती है, ये तो बिछ जाती है। ये जहां जहां मौका आया है, इसने पीठ दिखाई है। ये ऐसा हरावल दस्ता है जिससे हम देश की रक्षा की उम्मीद करते हैं, जो भारत में रिकॉर्ड खर्चा कर रहा है हथियार खरीदने पे, लेकिन एक मौके पर भी भारत के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है। जबकि एक के बाद एक पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं जिनमें कि दुनिया के छोटे छोटे देश अपनी आन बान और शान के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी। मैं अभी हाजिर होता हूं और कुछ मित्रों की सलाह है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं ना कहा करूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा लीजिए। मैं अभी आया हूं। नजरिया तो बहुत सारा हो सकता है और बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, और इसमें बैकग्राउंड भी हमारे पास बहुत लंबा है। लेकिन हम सबसे पहले ताज़ा मामले से शुरू कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है और संसद में आज कांग्रेस पार्टी के लोग हथकड़ी डालकर पहुंचे थे। विपक्ष हथकड़ी डालकर पहुंचा था और कह रहा था कि भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारे देश के लोग हथकड़ी डालकर देश में लाए जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, टॉयलेट जा नहीं सकते हैं। 205 लोगों में एक टॉयलेट, और आंकड़ा आ रहा है कि लाखों लोग, 2 से 3 लाख के बीच में लोग इसी तरह भारत लाए जाने वाले हैं। और इसके जवाब में संसद में सरकार कहती है ये तो आम बात है, हमारे लोग ऐसे ही लाए जाते रहे हैं। जो मेरी सरकार के लिए आम बात है, वो दुनिया की सरकारों के लिए आम बात नहीं है। वो अपने नागरिकों का सम्मान करना जानती है। आपको मैंने बताया था कि ब्राजील की सरकार ने घनघोर आपत्ति की थी डोनाल्ड ट्रंप के इस गुंडागर्दी भरे आचरण पे। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के जहाज को उतरने नहीं दिया था, जो सैनिक मालवाहक जहाज वो भेज रहे हैं, वापस भेज दिया था और कहा कि ये मेरे देश के नागरिक हैं, किसी देश में जाकर रहने लगना गुनाह नहीं है, और इनको आप इस तरह कैदियों की तरह, अपराधियों की तरह बांध कर नहीं भेज सकते। मेरे अपने देश की सरकार कह रही है लाओ, लिस्ट लाओ, जल्दी जल्दी लिस्ट लाओ, कोई बात नहीं, आने दो। पूरी दुनिया कह रही है कि इस तरह बदतमीजी आप मेरे देश के लोगों के साथ कैसे कर सकते हो। मेरी देश की सरकार कह रही है तो आम बात है, होता रहता है, चलेगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ये लौटाए ही नहीं, बाकायदा अपनी तरफ से चार्टर्ड विमान भेजे, पैसेंजर विमान, जिसमें मनुष्यों की तरह उनके नागरिक लाए गए। वहां का राष्ट्रपति उनको लेने के लिए पहुंचा, अपने लोगों को लेने के लिए पहुंचा, गर्व से कहा कि तुम आए हो तो हम तुम्हारा रीसेटलमेंट करेंगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। और ट्रंप को जितनी खरी खोटी सुनाई है, कभी जिंदगी में हम हाउडी मोदी वालों से सोच भी नहीं सकते कि वो इसकी कोशिश करेंगे या इतनी बात कर लेंगे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने साफ साफ कहा कि किसी पुरुष या महिला को कोलंबिया के
हथकड़ी लगाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी देश में जाकर रहना गुनाह नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में जो दक्षिणपंथी लोग हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दक्षिणपंथ और वामपंथ में जो बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि दक्षिणपंथ व्यवस्था समर्थक होता है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रखिए, राजा जैसे कहे वही सही तरीका है। और आप जानते हैं सरकार जब भी कुछ करती है उसका एक जस्टिफिकेशन होता है। सरकार चालान कर रही होती है खजाना भरने के लिए, जस्टिफिकेशन होता है आपको ट्रैफिक में सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो उस जस्टिफिकेशन में घुसपैठ नहीं करना चाहिए। हमारे यहां से भी बांग्लादेशियों को निकाल देना चाहिए। हमारे यहां वाले जो भक्त हैं वो ये सब बात बोल रहे हैं। और ये अपने आप में एक तथ्य है कि जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है वो भक्त है। और इस पूरे भक्त के बीच में आप सोचिए कि सारी अमेरिकी तेल कंपनियों से साझेदारी बंद कर दी है कोलंबिया ने इस कदम के विरोध में। और उसने कहा कि अब हम अमेरिका की कंपनियों के साथ कोई तेल का व्यापार नहीं करेंगे। इसका मतलब जानते हैं, कोलंबिया के तेल के कुओं से तेल निकालकर मोटी कमाई कर रही थी जो तेल कंपनियां अमेरिका की, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया उसने कि आपने मेरे देश के नागरिकों के पैर में बेड़ियां कैसे डाली। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम दोबारा से 2014 के बाद गुलाम हो गए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री वाइसराय की तरह बिहेव कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि हम अमेरिका के उपनिवेश हैं और हमारा जीवन उनके लिए ही हुआ है। पनामा नहर के मामले पर जब ट्रंप ने कहा हम पनामा नहर को वापस ले लेंगे, उन्होंने कहा आंख उठा के भी मत देखना। ये है, और ये वो भारत है जब 7वां बेड़ा 1971 में भारत में आने की बात आई थी। भारत में क्या हुआ था, बांग्लादेश को हमने मुक्त कराया था पाकिस्तान के कब्जे से। इसलिए कराया था क्योंकि अंग्रेज जानबूझकर पाकिस्तान को दो तरफ से बना के गए थे, भारत को घेर के रख सकें। इंदिरा गांधी ने विश्व की हिस्ट्री का, सारे बड़े देशों को मिला लीजिए, 1000 साल 2000 साल का इतिहास मिला लीजिए, आज तक इतने ज़्यादा सैनिकों ने किसी देश के समर्पण नहीं किया जैसी हार बांग्लादेश को दी। और उस समय पाकिस्तान की तरफ से यही अमेरिका, जिसको आज आप आका मानकर बैठे हैं, यही अमेरिका हिंद महासागर में 7वां बेड़ा लाकर खड़ा हो गया था। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत किसी से डरता नहीं है, 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा। और आज जब मैं कहता हूं कि 2014 के बाद हमने गुलामी के दौर में आ गए हैं, लगता है दोबारा गुलाम हो गए हैं, तो भारत की जमीन हमारा दुश्मन चीन, वो चीन जिसको एक धोखा खाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा के लिए बायकॉट कर दिया था, कोई बातचीत नहीं की थी, बंद कर दी थी बातचीत, वो चीन घुस गया और सरकार कहती है कोई नहीं घुसा है, कोई घुसा ही नहीं है, हमारे सैनिक मारे गए, कब्जा कर लिया उन्होंने, पता नहीं क्या कमांड सेंटर, बहुत सारी चीज में अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं। हमारी सरकार ये कह रही थी उसी चीन के साथ में। याद कीजिए, ये वो देश है जिसने, खैर बाद में उसी चीन के साथ में जब जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले लपक के गए थे सबसे पहले चीन से रिश्ते बनाने के लिए। ये इतिहास में दर्ज है। जो लोग आज़ादी और स्वाभिमान की बात करते हैं, भारत की चीन जमीन पे चीन कब्जा जमा कर बैठा, ये एक सच्चाई है। वो घुस आता है, ये भी एक सच्चाई है। उसने बहुत सारी जमीन कब्जा के रखी है, ये भी एक सच्चाई है। इसी देश में परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी ने, पूरी दुनिया ड्रामे कर रही थी। और एक दूसरा परमाणु परीक्षण भी हुआ। उस परमाणु परीक्षण के महीने भर के अंदर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। तो क्या हम पाकिस्तान को परमाणु, क्योंकि उसका पहला परमाणु परीक्षण था, हमने दूसरा परमाणु परीक्षण क्या इसलिए किया था कि पाकिस्तान को मौका मिल जाए और वो झट से अपना कर ले? क्या हम इतना भी नहीं समझते थे? क्या हमारे पास इतनी भी जानकारियां नहीं थी? या जानबूझकर हम पाकिस्तान में भी एक परमाणु बम चाहते थे? ये शोध का विषय है जो कभी ना कभी सामने आएगा। लेकिन भारत H1B वीजा पे कोई बयान दे चलेगा, भारतीयों को उठा के बेड़ियां हटकरियां डाल के भेज दे चलेगा। ट्रंप को हमारे देश की सरकार
इसलिए मैं गुलाम कहता हूं, बजट आने से पहले इस देश का प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन कर रहा है और इस देश के बजट में प्रो अमेरिका बदलाव दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश के बजट में बदलाव किए गए हैं जिससे अमेरिका को लाभ हो। इंपोर्ट ड्यूटी जिसके ट्रंप खिलाफ बयान देता है उसको हम 10.5% के आसपास कर देते हैं घटाकर। हार्ले डेविडसन बाइक का उदाहरण दिया था ट्रंप ने, हमने उसको ड्यूटी हटा दी। कोविड का टाइम आया, याद कीजिए, कोनैन की गोली ट्रंप ने एक धमकी दी, अर्रा के गोलियां भारत ने भेज दी, बगैर ये सोचे कि उनकी जरूरत इस देश के लोगों को भी हो सकती है, अपने नागरिकों को भी हो सकती है। ये वो देश है जिसको हम कह रहे हैं, जिसको मुझे लगता है कि 2014 के बाद गुलाम हो गया है फिर से। ये वो देश है, जब भारत में गेहूं का दाम बढ़ रहा था तो बाइडेन के एक बार कहने पर इस देश का रिजर्व गेहूं का अभी यूक्रेन युद्ध के बाद इस देश की सरकार ने वापस भेज दिया, बाहर भेज दिया, और तब तक भेजा जब तक संकट नहीं हो गया। और संकट के बाद जब विशेषज्ञों ने वार्निंग दी तो गेहूं से बनी हुई चीजें, दलिया वगैरह जाता रहा, तुम अपने आप पीस के आटा बना लेना। उसके बाद फिर आपत्ति आई तो पता चला कि उसको बंद किया और 1 महीने का नोटिस दे दिया, 1 महीने बाद बंद हो गया, नहीं 1 महीने में और भेजना है तो भेज लो। इस तरह से एक बार बाइडेन के कहने पर हमने अपने यहाँ का खाद्यान्न बाहर भेज दिया। देश के लोगों ने महंगा गेहूं खरीदा और उस डेफिसिट को पूरा करने में 2 साल लगे। हर चीज वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे मैं आपको दिखाता रहा हूं। हम कितने ज्यादा आजाद हैं कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने की जब बात करता है अमेरिका कि ईरान से तेल मत खरीदना, हम बात मान जाते हैं। चाबहार पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हम रद्द कर देते हैं जो हमारे लिए रणनीतिक तरीके से बहुत जरूरी था। वहीं पाकिस्तान बगल में चीन के साथ एक और पोर्ट बना रहा है, हमने उसको होल्ड पे डाल दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दिया था। क्यों? अमेरिका के डर से। इस देश ने क्या क्या नहीं किया, रूस के साथ कितने उदाहरण गिनाए। हमारे यहां पे कौन सा पेट्रोल चलेगा, अब हमारे यहाँ गाड़ी जो है वो ग्रीन एनर्जी से चलेगी, अब हमारे यहाँ ये होगा, हम अपने यहाँ की सोलर एनर्जी यूके को एक्सपोर्ट करेंगे। एक एक पॉलिसी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आपको 50-100 उदाहरण मिल जाएंगे जो लगातार चले आ रहे हैं। वहीं फिर वापस विदेश पे जाता हूं, भाई वही घुसपैठियों का मामला, वही मैक्सिको। भारतीय भी अगर जाते थे तो मैक्सिको के जरिए तो जाते थे। उस मैक्सिको की वॉल पे जब बॉर्डर वॉल बना रहा है, दीवार बना रहा है ट्रंप, मैक्सिको ने कहा 1 पैसा नहीं दूंगा फंडिंग करने के लिए। ट्रंप कह रहा है देना पड़ेगा, बोले नहीं दूंगा। क्यों दूं? तुमको अपने देश की हिफाजत करनी है, घुसपैठिए तुम्हारे देश में आ रहे हैं, तुम रोको। तुम्हारी बॉर्डर वॉल बनाने में मैक्सिको पैसे क्यों देगा? अगर कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है तो हमारा रोकने का काम है कि पाकिस्तान वहां पे खड़े होकर वॉल बना के देगा। सैंक्शन लगा दिए, उसने कहा लगा दो सैंक्शन, मैं देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैक्सिको के लोग अगर अमेरिका के लिए काम करना बंद कर देंगे तो अमेरिका भूखा मर जाएगा। मैक्सिको ने कहा मतलब मैक्सिको के किसी आम आदमी ने नहीं कहा, वहां की सरकार ने कहा, वहां के नेतृत्व ने कहा, वहां के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सुनो मिस्टर ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम और अमेरिका के लोगों के नाम मैक्सिको की प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। उस महिला ने कहा कि दीवार के बॉर्डर के इस तरफ ये मत भूलो कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता भी रहते हैं तुम्हारे। ये मत भूलो कि वो कामगार रहते हैं जो अमेरिका के लिए प्रोडक्शन करते हैं। मैक्सिको के इस तरफ बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर अमेरिका जिंदा है। जिस दिन चाहोगे बंद कर देंगे, इसलिए जरा तमीज से। मेरा देश चुपचाप फोन करता है और जो हुक्म है वो मानता है। याद कीजिए, पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में किस तरह से इस सरकार ने अमेरिका के कहने पर बगैर आरोप साबित हुए
एक रॉ के अधिकारी को, यादव साहब याद कीजिए नाम था, कई नाम बदले गए इसलिए मैं यादव साहब ही बोल रहा हूं, अरेस्ट कर लिया अमेरिका के आदेश पर। उस रॉ के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया जो इस देश की एक संस्था का अधिकारी था और जो यहां से अमेरिका को के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। सरकार ने अपने आदमी को फंसवा दिया, हैंडओवर कर दिया। दुनिया की सरकारें अपने लोगों को बचाती हैं। अमेरिका के एक आदमी की अगर मौत हो जाए, कोई मार दे, तो उसके अपराधी को बचाना नामुमकिन है। इजराइल के लोगों को अगर आप मार दोगे तो पूरी दुनिया में मोसाद ढूंढ ढूंढ के मारता है। हमारे यहाँ के मोसाद यानी रॉ कहें, उसके अधिकारियों को पकड़ पकड़ कर सरकार खुद ही हवाले करती है। 2014 के बाद क्या हम आज़ाद रह गए हैं? ट्रंप ने कितने अजीबोगरीब बयान दिए, बलात्कारी कहा, अपराधी कहा, नशे के व्यापारी कहा। हमने सुन लिया क्या हमारे सारे लोग नशे के व्यापारी थे? क्या अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय है वो नशे का व्यापारी था? क्या एक बार भी अगर हम गुलाम नहीं हुए हैं 2014 के बाद तो सरकार को नहीं कहना चाहिए था कि अप्रवासी होना अपराध नहीं है? अगर कोलंबिया वाला कह सकता है तो तुम भी कह सकते हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम 2014 के बाद इस देश को दोबारा से गुलाम बना चुके हो। 2014 के बाद कभी हमने ऐसी हिम्मत की जो मैक्सिको ने की। उसने नाफ्टा से सख्त वार्ता की और कृषि उत्पादों पे अपना नियंत्रण बनाए रखा। कहा कि हम अपने यहाँ की उपज देंगे नहीं और तुम्हारी उपज लेंगे नहीं। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि किस दम के साथ ये छोटे छोटे देश खड़े हुए हैं। और ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया की ये महाशक्ति, सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार पिलपिला रहा है। क्यों? क्या 2014 के बाद अगर हम आज़ाद हो गए हैं, अभी तक गुलाम थे, तो क्या हमारे अंदर कभी आज़ादी वाली अकड़ चली गई या उल्टा हो गया? बहुत सारी चीज़ें हैं। कनाडा का मामला देखिए, कनाडा ने तो जैसे पीना पानी पिला पिला के मारा है। और ये वो सरकार कर रही है जिसके राज्य में भारत के लोग मजबूरी में देश छोड़ने को मजबूर हैं। 2012 में सिर्फ 642 लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे। 2013 में सिर्फ 1067 लोग और 2024 आते आते ये संख्या 90,000 तक पहुंच गई। मैंने आपको बताया था कैसे हर 6 मिनट में एक आदमी अमेरिका में घुस रहा है। इस देश में उम्मीदें छूट गई हैं क्या? कल मैं किसी का बयान सुन रहा था कि देखते देखते हम 2014 के बाद अगर गुलाम नहीं हुए तो क्या हुए हैं। ऐसी नौबत आ गई है कि अब बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अपने बाप से आगे निकल जाएं। 10 साल पहले हर घर में ये कहानी लिखी जा रही थी। ये अंतर हमने अपने सामने देखा है। आप सोचिए, जिस जस्टिन ट्रूडो को हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं, डर गया, मोदी से कांप गया, ये हेडलाइन हमारे यहाँ का विरोधी मीडिया लगाता है। उस ट्रूडो ने उस ट्रंप के सामने अपने सीने को तान कर दिखा दिया कि हम तुमसे नफरत करते हैं अमेरिका। ट्रंप ने कनाडा में स्टील और एल्यूमिनियम पर जब टैरिफ लगाया 25 और 10%, तो लौट के जवाब में कनाडा ने भी टैरिफ लगा दिया वाइन, कृषि उत्पाद और उपभोक्ता सामान पे। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप कांप गया। आप जानते हैं कनाडा का और अमेरिका का जो कारोबार है कार का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो इतना जुड़ा हुआ है कि एक एक कार के पुर्जे 10-10, 15-15 बार इधर से उधर सीमा पार करते हैं तब एक कार बनती है। एक कार के पुर्जे। उस कनाडा को आप अलग कर दोगे तो कैसे कर दोगे? 2018 में जब कमजोर और झूठा कहा ट्रंप ने, तो ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आएगा। अमेरिकी सामानों का बहिष्कार, कनाडा के ट्रंप के कदम के बाहर पूरा कनाडा अमेरिकी सामान का बहिष्कार कर रहा है। और
इससे अमेरिकी ब्रांड घबरा गए हैं। कीस्टोन पाइपलाइन का विवाद जो है उसमें भी आप सोचिए कि गुस्टावो ने जो कोलंबिया का राष्ट्रपति है उसने ये कहा, और हमारे जैसा आज़ाद देश जिसको कोलंबिया, जिस अमेरिका को अपने अंदर घुसना नहीं दे रहा है, कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके मैकडी से अच्छा मैकडी अपने यहाँ खड़ा कर सकते हैं। कनाडा ने पूरा एक आंदोलन स्वदेशी चला रखा है। हर तरफ से ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल रहा है और हम फोन करके बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहां मिलने जा रहे हैं उनके दरबार में, और हम अपने बजट में वो बदलाव कर रहे हैं जो ट्रंप चाहता है। 2014 के बाद अगर हम आजाद हुए हैं तो ये कैसे हो गया कि किसी देश का सैनिक विमान, अमेरिका के एयरफोर्स का विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे, जो मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है पाकिस्तान से, और वहां पर अमेरिका का विमान उतरे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें इतने संवेदनशील हवाई अड्डे में किसी देश के सैनिक विमान को हम इजाजत कैसे दे सकते हैं? लेकिन उसमें कौन से टोही उपकरण होंगे, कौन से जासूसी उपकरण रहे होंगे, कुछ पता किया? खुला छोड़ दिया। अगर आप आजाद थे तो आपको इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन आपको अमृतसर का हवाई अड्डा इसलिए चाहिए था क्योंकि वहां पर पंजाब को बदनाम किया जा सके कि पंजाब के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, और इस बहाने अपने लोगों को, जो यहां पर आपके पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं, उनको आप कन्विंस कर सको कि भैया ये सरदार लोग चले जाते हैं, वहां पर जाने नहीं चाहिए किसी देश में। 205 यात्रियों में सिर्फ 30 पंजाब के थे, ये बता दूं, और उसके बावजूद आपने पंजाब में उतारा, और आपने अपने देश के उन नागरिकों को इस हाल में स्वीकार किया जो सालों से आपके देश में रेमिटेंस भेज रहे थे, जिसके कारण डॉलर का दाम थमा हुआ था, जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसके कारण इस देश में विदेशों से कमाई आती थी, वहां से जो पैसा आता था उससे यहां पर समृद्धि आती थी। वो लोग धोती, लोटा, चौपाटी, घर, मकान, कार, बंगले सब छोड़कर भारत आने को मजबूर हुए हैं हथकड़ी और बेड़ियों में। और राजीव शुक्ला विदेश मंत्रालय की बैठक में भाग लेने के बाद उसको कोट करते हुए कहते हैं कि 1.25 लाख भारतीयों को अमेरिका अवैध बता रहा है। ये 205 जो आए हैं ये तो चुटकी के बराबर है। कोलंबिया का राष्ट्रपति अपने लोगों को रिसीव करने जा सकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी चीते को रिसीव करने तो जाते हैं लेकिन आदमियों को रिसीव करने नहीं जाते हैं। वो बता रहा है कि ये लाखों लोग 20 साल से वहां रह रहे हैं। जो 20 साल से अमेरिका की धरती पर रह रहा है, 20 साल में उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, 20 साल में उसने मेहनत करके वहां मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, दुकान व्यापार खोला होगा, कारोबार खोला होगा, उसे सब छीन लिया जाएगा और पैर में बेड़ियां डाल दी जाएंगी और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहेगा, क्योंकि 2014 के बाद ये गुलामी के ही तो लक्षण हैं। हम 2014 के बाद आजाद नहीं हुए हैं बल्कि गुलाम हुए हैं। कितनी बातें कही जाएं, क्या क्या कहा जाए। एक तरफ से आप बात करते जाओ, नई नई चीजें आपको याद आती जाएंगी, उनका जिक्र करते जाओगे, याद आती जाएंगी। हम कहीं तो स्टैंड लें। अपने बच्चे की भाई साहब गलती भी होती है तब भी उसका बचाव किया जाता है, ना कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता। आज वहां से हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान बेड़ियों में जकड़कर लौटा है। वो हिंदुस्तान जो कभी आजाद हुआ करता था वो आज बेड़ियों में दिखाई दे रहा है। एक डरपोक, कमजोर और खोखली छाती वाले नेतृत्व के बीच में, जो नहाता तक कपड़े पहनकर है ताकि उनके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रख सके, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसका कुछ कर ना दे। आज भारत
एक ऐसे नेतृत्व के साए में जी रहा है जो बेहद खोखला है, जो ना चीन का कुछ बिगाड़ सकता, ना अमेरिका का कुछ बिगाड़ सकता, ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता। उनकी हर बात मानने को मजबूर है, हर शर्त मानने को मजबूर है। आज तक कभी भी दम से जिसने इस देश के महान स्वाभिमानी अतीत की लाज रखने के लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया, आज हम उस नेतृत्व के अंदर दोबारा गुलामी अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो नेतृत्व नदी में स्नान भी करता है तो कपड़े पहनकर करता है। स्त्री पुरुष में भेद मैं नहीं मानता हूं, लेकिन माना जाता है कि स्त्रियां करती हैं, और इसलिए करता है उसको अपनी जान का खतरा है। अगर मुझे पानी में नहाना है तो भी मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू की तरह जनेऊ दिखाता हुआ मैं नहाया और मेरी जान चली जाए। ये इस देश का आज का सच है, 2014 के बाद का सच है। बहन कंगना रनौत, बहन जी, आप कह रही हो 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ था। सच तो ये है कि 2014 के बाद हम गुलाम होते चले गए। नमस्कार, जय हिंद।